नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग सीएसआर को कवर करने वाले हैं। ये आरबीआई ग्रेड बी और बाकी मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलेवेंट है और यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल बनता ही बनता है। हम लोग इसको एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, हालांकि ये मैनेजमेंट के अंदर भी आता है। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वीडियो में हम लोग इसको नोट्स के माध्यम से समझेंगे और नोट्स के माध्यम से ही यकीन मानिए मैं आपको सारा कुछ करा दूंगा। और नोट्स अगर आपको याद रह गया तो पूरा सीएसआर आपका कंप्लीट हो गया। बाकी उसको 4 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 10 पेज आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन जो क्रक्स है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि कौन सा कंपनी को सीएसआर फॉलो करना पड़ता है, सीएसआर किस सेक्शन के अंदर आता है, सीएसआर में कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है, सीएसआर का जो फंड होता है उसके लिए आपको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ता है। तो सीएसआर कमेटी क्या होता है और बोर्ड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि आपने सीएसआर में ज़्यादा खर्चा कर दिया तो क्या होगा, कम खर्चा कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आपने सीएसआर नहीं माना तो आपको कितना पेनल्टी या फाइन लगेगा, तो सब कुछ डिस्कस किया है हम लोगों ने। साथ में सीएसआर का क्या थ्योरीज है उसको भी कवर किया है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है, चाहे आप कोई सा भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका सीएसआर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो पहले हम लोग नोट्स के माध्यम से समझेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसको टेक्स्ट के माध्यम से रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप कर लेते हैं आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, अगर कोई कंपनी अगर किसी कंपनी का किसी साल में भी टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो गया, या फिर नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, तो तीनों में से कोई एक भी लिमिट अगर क्रॉस कर गया किसी भी साल, तो उस कंपनी को सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो देखो ये लॉजिक है कि कोई कंपनी अगर खूब पैसा कमा रहा है तो यार उसको बोलो कि यार खर्चा करो, हम लोग के लिए खर्चा करो, सोसाइटी के लिए खर्चा करो, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, हम ही लोग से तो कमा रहे हो, तो हम लोग को पे बैक भी करो, ठीक है। हम लोग को भी कुछ दो, सोसाइटी के लिए कुछ खर्चा करो, कम्युनिटी के लिए कुछ खर्चा करो, ठीक है। तो किसी भी कंपनी जिसका टर्नओवर या तो 1000 करोड़ या से ज़्यादा हो गया, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या से ज़्यादा हो गया, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या से ज़्यादा हो गया, तीनों में से कोई एक भी लिमिट ब्रीच कर गया तो उस कंपनी को सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 135। कितना खर्चा करेगा? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का हम लोग एवरेज निकालेंगे, उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, और जितना भी नेट प्रॉफिट का एवरेज होगा उसका 2% उसको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, चलो ठीक है। अगर खर्चा नहीं हुआ, और अगर खर्चा वो नहीं किया तो क्या होगा? अगर खर्चा वो नहीं करता है तो कंपनी को 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख, इतना उसको फाइन लग सकता है। जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जो ऑफिसर से गलती हुआ है, उसको 5 लाख तक का फाइन मिलेगा, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, यानी जेल भी हो सकता है उसको, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या से ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या से ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो किसी भी एक साल में, तो उसको सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। कितना? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कहाँ पर खर्चा करेगा? इंडिया के अंदर खर्चा करेगा, सेक्शन 135 के अंदर। और अगर वो नहीं करता है तो कंपनी को 50,000 या फिर 50,000 से लेकर के 25 लाख तक के बीच में फाइन लगेगा, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसको अप टू 5 लाख और जेल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ जो सोसाइटी के लिए खर्चा करेगा, तो कौन कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है। तो अगर आप हंगर मिटा रहे हैं और malnutrition मिटा रहे हैं तो वो आपका खर्चा अलाउड है। अगर आप एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी पे खर्चा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ये सभी अलाउड है। स्पोर्ट्स, आर्म्ड फोर्सेस और हेरिटेज, इन लोग के लिए खर्चा कर रहे हैं तो भी अलाउड है। डोनेशन, अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो भी अलाउड है। पीएम केयर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजास्टर्स, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, अगर उन पे भी आप पैसा लगाते हैं, उन पे भी आप डोनेट करते हैं, तो वो भी आपका अलाउड होता है। ये जो लिस्ट है ये शेड्यूल 7 कहलाता है। तो शेड्यूल 7 के अंदर सारा लिस्ट दिया गया है जहां पर आप ये खर्चा करेंगे सोसाइटी के लिए, ठीक है। कौन कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है? नॉर्मल बिजनेस का खर्चा अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। नॉर्मल बिजनेस के लिए जो खर्चा है वो अलाउड नहीं है। नॉर्मल बिजनेस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग करा रहा हूँ अभी, तो मैं बोलूँ कि चलो मैं फ्री टीचिंग कराता हूँ, मैं फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर देता हूँ 2 लाख बच्चे को, और उसमें जितना खर्चा होता है हो रहा है उसको सीएसआर मान लेते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। नॉर्मल बिजनेस से हट के करना पड़ेगा, ठीक है। आउटसाइड इंडिया, अगर कोई काम मैं आउटसाइड इंडिया कर दे रहा हूँ, डोनेशन का काम आउटसाइड इंडिया कर दे रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के लिए मैंने क्या किया कि
कॉफ़ी मशीन लगवा दिया बहुत सारा, और उसको बोला कि ये भी सीएसआर के अंदर आता है, तो वो सीएसआर के अंदर नहीं आएगा, वो अलाउड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया कि किसी मार्केट में जाकर के पैसा डोनेट किया और बोला कि मेरा भी फ़ोटो लगा देना, मेरा दुकान का नाम लगा देना, ठीक है? आर्यन्स ग्रेड भी लगा देना। तो वो जो है स्पॉन्सरशिप कहलाया जाएगा, मार्केटिंग हो जाएगा, तो वो तो हम लोग का अलाउड नहीं होता है, ठीक है? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, मान लो कि मैंने बीजेपी को या फिर कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया 10,000 करोड़ का, तो उसको भी मैं सीएसआर के अंदर नहीं ला सकता हूँ, ठीक है? तो क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, ये आपको मालूम चल गया? चलो ठीक है। देखो, अगर अगर सीएसआर जो है आपको देना है, लेकिन अगर आपका सीएसआर जो है ना 50 लाख से ज़्यादा रुपया का ऑब्लिगेशन बन गया है, यानी कि आपको देना पड़ेगा 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है? यानी कि आपका जो 2% हो रहा है ना, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, वो 50 लाख उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब कि अच्छा खासा अमाउंट आप खर्चा करने वाले सीएसआर का। तो जब अच्छा खासा अमाउंट आप खर्चा करेंगे, तो उसके लिए आपको सीएसआर कमिटी बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। इस सीएसआर कमिटी में क्या होगा, पॉलिसी बनाया जाएगा कि खर्चा कहाँ करना है, कितना खर्चा करना है, और खर्चा जब हो रहा है तो वो एग्जीक्यूशन प्लान भी बनाएगा, और खर्चा मान लो कि कर रहे हैं तो मॉनिटर भी करेगा। तो ये सब कुछ करेगा सीएसआर कमिटी। सीएसआर कमिटी में यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, सीएसआर कमिटी में आपका 3 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? 3 डायरेक्टर होना चाहिए, और इसमें एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक? नॉर्मली। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पर 2 डायरेक्टर चाहिए, ठीक है? और अगर फॉरेन कंपनी है, तो वहाँ पर 2 ऑथराइज्ड पर्सन चाहिए, ठीक है? तो सीएसआर कमिटी कैसे बना, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है? सीएसआर कमिटी कैसे बना, ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा-सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है? ओके, तो ये मालूम चल गया कि सीएसआर कमेटी क्या होता है। देखो, सीएसआर कमेटी पॉलिसी बनाता है कि कहाँ खर्चा करना है, और एग्जीक्यूशन प्लान भी बनाता है कि कहाँ पर खर्चा करेंगे। लेकिन बोर्ड जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग क्या करेगा, जो भी पॉलिसी सीएसआर कमेटी बनाएगा, बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। बोर्ड उसको मॉनिटर भी करेगा कि तुम खर्चा करने का बात किया था, कहाँ हो रहा है खर्चा, और खर्चा हो रहा है तो कैसे हो रहा है खर्चा, ये सब देखेगा, और रिपोर्ट करेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है? ये तो समझ गए। अब मोर या फिर लेस स्पेंडिंग, हो सकता है कि किसी साल आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया सीएसआर के अंदर, और कभी-कभी आप कम खर्चा किए। तो अगर मान लो कि आपका सरप्लस हो गया है, ठीक है? सरप्लस का मतलब कि आप जहाँ पर डोनेशन करने के लिए गए थे, वहाँ पर आप बोल रहे थे कि देखो हम बच्चों के लिए डोनेशन कर रहे हैं, बाकी लोग भी आओ और डोनेशन करो। तो बाकी लोग आपको पैसा दे दिया, जितना आपने खर्चा नहीं किया उससे ज़्यादा आपको पैसा मिल गया, सरप्लस हो गया। तो सरप्लस को अगला 3 साल में आप खर्चा करना, और जिसके लिए आपको डोनेशन मिला है आप उसी चीज़ पे खर्चा करना, ठीक है? इसके बाद एक्सेस, अगर आपने खर्चा एक्सेस कर लिया, ज़्यादा खर्चा कर दिया आपने, तो ठीक है, अगले 3 साल में आप सेटअप कर लेना। अगर 50 करोड़ ज़्यादा खर्चा कर दिया है इस साल, तो अगले साल कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अगर एक्सेस हो गया है, तो उसको आप सेटअप ले सकते हो अगला 3 साल में। अगर शॉर्टफॉल, आपको खर्चा करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं कर पाए, आधा हुआ, ठीक है? 90% खर्चा हुआ, 10% नहीं हुआ, तो जितना खर्चा नहीं हुआ, उसको आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज़ करोगे और रीज़न के साथ, ठीक है? इसके बाद अगर कोई काम आप कर रहे थे 90% हो गया और अभी होने ही वाला है, बोर्ड रिपोर्ट तो बन गया, लेकिन अभी और खर्चा कर ही रहे हैं, अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो उस केस में आप थोड़ा टाइम के लिए अनस्पेंट अकाउंट में अपना पैसा को ट्रांसफर कर दो विदिन 60 डेज, ठीक है? और उसको स्पेंड कर देना इन लेस देन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है? और अगर मान लो कि आप खर्चा कर रहे थे, कम खर्चा आपने किया और वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब दूसरा प्रोजेक्ट चालू होगा, तो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है, तब जो पैसा बच गया, वो पैसा को आप शेड्यूल 7 के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। शेड्यूल 7 के अंदर वो लिस्ट है जहाँ पर पैसा हम लोग खर्चा करते हैं, तो शेड्यूल 7 के अंदर आपका पैसा चला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया आपको? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या-क्या जान लिया? अरे सभी कुछ समझ लिया हम लोगों ने तो। हम लोगों ने ये जाना कि कंपनी जिसका किसी भी साल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, या फिर 1000 करोड़ हो जाए, या फिर नेट वर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो जाए, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो उस तरह का कंपनी को सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? कितना खर्चा करना पड़ेगा? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, सॉरी लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स में जो एवरेज नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% खर्चा करना पड़ेगा। कहाँ पर? इंडिया में। अगर आपने नहीं करते हैं तो कंपनी को 50,000 से लेकर 25 लाख तक का फाइन लग सकता है, और ऑफिसर को अप टू 5 लाख का फाइन लगेगा, या फिर उसको जेल भी हो सकता है। सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो कहाँ खर्चा करेंगे? तो शेड्यूल 7 के अंदर क्या-क्या अलाउड है खर्चा, वो बताया गया है।
हंगर, malnutrition, एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं सारा का सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। देखो, हंगर, malnutrition, एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सब है। इसके बाद स्पोर्ट्स भी आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए खर्चा कर सकते हो, आर्म्ड फोर्सेस के लिए आप खर्चा कर सकते हो, हेरिटेज के लिए खर्चा कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। क्या क्या अलाउड नहीं होता है? नॉर्मल बिजनेस आप कर रहे हो, जैसे कि आप मान लो कि समोसा का बिजनेस बोल रहा हूँ। हाँ, अब मान लो कि आप सैंडविच का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? बहुत बड़ा आपका सैंडविच का बिज़नेस है। आपने सैंडविच ही बाँट दिया फ्री का, वो नहीं चलेगा। या फिर आपने आउटसाइड इंडिया जाकर के सीएसआर एक्टिविटी कर दिया, वो नहीं चलेगा। एम्प्लॉयी के लिए बेनिफिट आप दे रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। स्पॉन्सरशिप या फिर मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप करवा रहे हो, मार्केटिंग करवा रहे हो, उसके लिए पैसा दे दिया, ये भी नहीं चलेगा। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है? अगर आपका पैसा, मतलब अगर आपका सीएसआर ऑब्लिगेशन 50 लाख से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आपको सीएसआर कमिटी बनाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। सीएसआर कमिटी क्या करता है? पॉलिसी बनाता है कि कहाँ खर्चा करना है, एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, ठीक है? और बोर्ड क्या करता है? उस एग्जीक्यूशन प्लान को अप्रूव करता है। बोर्ड जो है मॉनिटर भी करता है कि जितना हम लोगों ने प्लान किया था उतना खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? और अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो बोर्ड रिपोर्ट में वो बताता है। गड़बड़ नहीं भी होता है तो भी बोर्ड रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि सीएसआर में कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पर हम लोगों ने खर्चा किया और कहाँ पर ज़्यादा हो गया, कहाँ पर कम हो गया, सब बताता है, ठीक है? जो सीएसआर कमेटी बनता है, वही वहाँ पर जनरली 3 डायरेक्टर रहना चाहिए। 3 डायरेक्टर में से 1 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में 2 डायरेक्टर रहना चाहिए, ठीक है? और अगर वो फॉरेन कंपनी है, तो वहाँ पर 2 अ, ऑथराइज्ड पर्सन रहना चाहिए, ठीक है? अब खर्चा अगर आपने कम किया, ज़्यादा कर दिया, अगर आपने ज़्यादा कर दिया है खर्चा, तो आप अगले 3 साल में सेट ऑफ ले सकते हैं। और अगर आपने कम खर्चा किया है, तो रीज़न आप बता दो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो आप अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर कर दो विदिन 60 डेज, और उसको खर्चा कर देना इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है? और अगर कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है, तो उस केस में जो पैसा बच गया है, शॉर्टफॉल हो गया है, उसको आप ट्रांसफर कर देना शेड्यूल 7 के अंदर, ओके? तो सीएसआर हम लोग ने समझ लिया, सारा टेक्निकल बात सीएसआर का हम लोग ने जान लिया। अब यहाँ बात करते हैं, 2 थ्योरीज है सीएसआर का। एक है कैरोल सीएसआर पिरामिड, और एक है ट्रिपल बॉटम लाइन। ये कैरोल सीएसआर पिरामिड क्या है? कैरोल का स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, डबल एल होगा, ठीक है? कैरोल सीएसआर पिरामिड, ठीक है? किसके द्वारा दिया गया था? आरकी बी कैरोल, ए बी कैरोल बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है? तो एबीसी के द्वारा दिया गया था, ए बी कैरोल, ठीक है? इनका कहना था कि सीएसआर किस तरह से होता है, किसी भी कंपनी को सबसे पहले उसका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि कम से कम सर्वाइव तो हो जाओ कंपनी, पहले तो अपना खुद से पैसा कमाओ, पहले प्रॉफिटेबल बन जाओ, ठीक है? पहला इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, प्रॉफिटेबल बन जाओ। अगला लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी तुम प्रॉफिट कर रहे हो, ये लॉ और रेगुलेशन के अंदर ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप फ्रॉड वगैरह कर करके पैसा कमा रहे हो। तो पहला प्रायोरिटी है आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्रायोरिटी है आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी काम कर रहे हो जस्टिस के साथ करो, फेयर के साथ करो, फेयरनेस के साथ करो। ये नहीं कि आप कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचा रहे हो, हार्म पहुंचा रहे हो, अपना खाना बना रहे हो, स्नैक्स बना रहे हो, और उसमें आप एमएसजी डाल दे रहे हो, तो ये सब चीज़ तो ठीक नहीं रहता है। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इसका अगला पड़ाव। और सबसे लास्ट में है फिलोसफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि अब जो है आप अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन बन जाओ, दूसरे का भी हेल्प करो, दूसरे का भी मदद करो, ठीक है? तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद लास्ट में आता है फिलोसफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो फिलोसफी कर रहा हूँ, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपको इकोनॉमिक करना पड़ेगा, फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एथिकल, फिर फिलोसफी। जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इट इज रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है? आप अगर सर्वाइव करोगे, तभी तो आप आगे जाकर सीएसआर दे सकते हो। सोसाइटी को ये जरूरत है कि आप प्रॉफिटेबल रहो, फिर सोसाइटी को ये भी जरूरत है कि आप लीगली तरह से काम कर रहे हो, ठीक है? आप एथिकल हो, ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? और सोसाइटी डिजायर करता है कि अगर आप जब पैसा कमा रहे हो, तो फिर गुड सिटीजन भी बनो, कॉर्पोरेट सिटीजन बनो, और खर्चा भी करो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, ठीक है? तो ये है हमारा कैरोल का दिया गया पिरामिड, ठीक है? इसके बाद ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन कहता है कि 3 पिलर है, ये 3 पिलर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कोई बिजनेस सक्सेसफुल है कि नहीं है। वो 3 पिलर कौन कौन सा है? एक है पीपल, ठीक है, लोग, दूसरा है प्रॉफिट, ठीक है, और तीसरा है प्लेनेट। प्रॉफिट का मतलब कि कम से कम प्रॉफिट तो कमा भाई। पीपल यानी जो आपका एम्प्लॉई है, प्लस जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं वो कम्युनिटी, दोनों को आप प्रॉफिट दे रहे हैं। तो पहले अपना प्रॉफिट बना भी रहे हैं, पीपल को खुश भी रख रहे हैं, और प्लेनेट को भी खुश रख रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट भी आप संभाल के चल रहे हैं। अगर ये तीनों काम आप करते हैं, तो आप सस्टेनेबल बन जाएंगे, और सस्टेनेबल बन करके आपका बिजनेस आगे चलेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सीएसआर। सीएसआर पूरा का पूरा डन हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब हम लोग रीडिंग करेंगे।
यहाँ पर मैंने जब आपको बोला कि एक CSR कमेटी के अंदर 3 डायरेक्टर होना चाहिए, 3 डायरेक्टर या फिर ज़्यादा भी होना चाहिए, ठीक है? 3 डायरेक्टर्स और मोर भी होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, बस। हो गया, अब आपका कंप्लीट हो गया। ओके, चलो अब रीड करते हैं। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है CSR का मतलब? ठीक है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आपको पूछ ले कि व्हाट इज CSR, ठीक है? व्हाई इज इट लीगल? Why is it significant? What are the objectives of CSR? And why it is going to help to build goodwill for the company? तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? आप रेडी रहना। तो आप लिखोगे क्या, वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या लिखना है, ठीक है? चलो रीड करते हैं। रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन आपका बन सकता है CSR से, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपको ऐसा बोला जा सकता है कि CSR क्या होता है, CSR का सिग्निफिकेंस क्या है, CSR को फॉलो करने से किसी भी कंपनी का गुडविल पे क्या असर पड़ता है, ठीक है? और CSR का लीगल इम्प्लीकेशन भी बताओ। तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा एक न एक तरीके से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले CSR क्या होता है? CSR मीन्स अ कंपनीज ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी बाय डूइंग गुड फॉर पीपल, द एनवायरमेंट एंड द कम्युनिटी बियॉन्ड जस्ट मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है? CSR अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 कहता है कि CSR इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज दैट मीट एनी ऑफ दिस। टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 करोड़, ठीक है? नेट वर्थ इज ग्रेटर और इक्वल टू 500 करोड़ और नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 करोड़, ठीक है? स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% आपको मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा। ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा एज पर वह सेक्शन 198 प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को हम लोग देखेंगे, उसका 2% आपको देना पड़ेगा। स्पेंडिंग शुड बी इन इंडिया ओनली, ठीक है? स्पेंडिंग इन ओवरसीज लोकेशंस, पॉलिटिकल डोनेशन और मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप डू नॉट क्वालिफाई एज CSR। ऑब्जेक्टिव क्या है CSR का? CSR करने से एक तो पहली बात कि CSR लीगल है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये मैंडेटरी। इसके बाद लेकिन इससे फायदा भी बहुत कुछ होता है। जो फायदा होता है वही आप ऑब्जेक्टिव में चिपका देंगे। फायदा क्या होता है? पब्लिक ट्रस्ट बनता है, ठीक है? ब्रांड इमेज अच्छा होता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा बनता है। हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आप उस पर काम करते हैं। एम्प्लॉय का वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स भी आप संभाल के रखते हैं और साथ में लोकल डेवलपमेंट में भी आप सपोर्ट शो करते हैं, ठीक है? इसके बाद CSR के अंदर क्या अलाउड है, ये शेड्यूल 7 के अंदर बताया गया है। तो CSR मस्ट रिलेट टू, जो CSR आप कर रहे हैं वो हंगर, माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए होना चाहिए, एजुकेशन और जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए होना चाहिए। मतलब एजुकेशन को प्रमोट करो और जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करो, इक्वालिटी को तो प्रमोट करो, ठीक है? इंश्योरिंग environmental sustainability, preserving heritage and art, promoting sports including rural sports, welfare of armed forces and veterans, contribution to PM cares fund, research and development, public health and slum rural development, disaster relief, covid relief, flagship government scheme, ठीक है? ये सब में आप खर्चा कर सकते हैं। सारा गवर्नमेंट स्कीम नहीं, कोई सा भी कर सकते हैं। मतलब एक अगर अच्छा अच्छा फ्लैगशिप है, ठीक है? जैसे हर घर तिरंगा भी आया था, तो हर घर तिरंगा में डोनेशन किया, अडानी किया था शायद, तो भी CSR के अंदर आ गया था, ठीक है? एनी एक्टिविटी दैट क्लियरली डिफाइंस बेनिफिट्स सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग फॉल्स अंडर शेड्यूल 7। व्हाट इज नॉट अलाउड अंडर CSR? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है? आउटसाइड इंडिया, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप, कंप्लायंस विद अदर लॉज। कोई दूसरा लॉज के लिए आप कोई ड्यूज पे कर रहे हो, ठीक है? तो उसको CSR नहीं मानते, ठीक? तो ये सब आप रिव्यू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। CSR कमेटी की रिक्वायरमेंट। CSR कमेटी मैंडेटरी होता है अगर आपका CSR ऑब्लिगेशन 50 लाख से ज़्यादा हो गया। कंपोजिशन, 3 या ज़्यादा डायरेक्टर होना चाहिए इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होना चाहिए और फॉरेन कंपनी में 2 ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है? CSR कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि CSR पॉलिसी बनाएगा, एनुअल एक्शन प्लान बनाएगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट कितना है वो रिकमेंड करेगा, एग्जीक्यूशन प्लान डिफाइन करेगा और अप्रूव करेगा प्रोजेक्ट्स को, और इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा। इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है इतना रुपया आप खर्चा कर रहे हैं तो बाद में आप ये भी देखते हैं
कि यार इतना जो खर्चा किए हैं ये सही से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट असेसमेंट कब जरूरत होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट कब जरूरत पड़ता है, अगर आपका CSR ऑब्लिगेशन जो है लास्ट 3 ईयर्स में 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। इसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ये 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, और प्रोजेक्ट ने 1 साल से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, तो इस समय आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कि जितना आपने काम किया उतना इम्पैक्ट हुआ भी कि नहीं। बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोर्ड क्या करता है, पॉलिसीज को अप्रूव करता है और इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है, और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करता है, और वो वेबसाइट में भी डिस्क्लोज करता है, कंपनी का वेबसाइट में भी डिस्क्लोज करता है। क्या डिस्क्लोज करता है, CSR कमेटी कंपोजिशन, अमाउंट स्पेंड, एक्टिविटीज अंडरटेकन, रीजन फॉर अनस्पेंडिंग, अंडर स्पेंडिंग, अगर कम खर्चा किया है तो उसका रीजन भी बताता है। CSR कमेटी प्लानिंग और मॉनिटरिंग करता है, और बोर्ड क्या करता है, अप्रूवल करता है और डिस्क्लोजर करता है। अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो कंपनी को 50,000 से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5 लाख तक का फाइन मिल सकता है, और वो इम्प्रिजनमेंट भी फेस कर सकता है। CSR फंड, अगर सरप्लस जनरेट हो गया, डोनेशन आपको मिल गया है, तो डोनेशन जिस चीज के लिए मिला है आपको उस चीज में खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, और आप प्रॉफिट में उसका ऐड नहीं कर सकते। अगर आप CSR एक्सपेंडिंग ज़्यादा कर दिए हैं, ज़्यादा आप खर्चा कर दिए हैं एक साल, तो अगले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्टफॉल इन CSR स्पेंडिंग, CSR स्पेंडिंग में कोई शॉर्टफॉल हो गया तो आप बोर्ड रिपोर्ट में उसका रीजन डिस्क्लोज कर दोगे। अनस्पेंड CSR फंड, इसके अंदर है कि अगर आप कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, और आपका पैसा उतना खर्चा नहीं कर पाए आप, तो अनस्पेंड CSR अकाउंट के अंदर आप पैसा को ट्रांसफर कर दीजिए विदिन 60 डेज के अंदर, और स्पेंड करो विदिन 3 ईयर्स। और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑनगोइंग नहीं है, तो उस केस में आप शेड्यूल 7 के अंदर ट्रांसफर कर दो विदिन 6 मंथ। ठीक है, CSR इंप्लीमेंटेशन रूट, CSR को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कंपनी सीधा कर सकता है, अपने हाथों से कर देगा कंपनी, या फिर किसी दूसरे को पकड़ लेगा, कोई इंप्लीमेंटिंग पार्टनर को पकड़ लेगा, उसको पैसा दे देगा, वो आगे जाकर के खर्चा करेगा। जैसे कि NGO, ट्रस्ट, सोसाइटीज जिसका 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको पकड़ लेगा, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडीज को पकड़ लेगा, स्टैट्यूटरी एजेंसी को पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन CSR 1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद MCA एंड गेट ए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, तो CSR इंप्लीमेंटेशन रूट भी हम लोग समझ लिए। इसके बाद 2 थ्योरी है कैरोल का CSR पिरामिड, यहाँ पर हम लोग समझ ही गए थे। नंबर 1 पे आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये कौन दिया था, ये दिया था RK-B कैरोल। ठीक है, इसने लेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाया था, जहां पर इकोनॉमिक सर्वाइवल इसेंशियल होता है, लेकिन हायर वैल्यूज जैसे कि एथिक्स और गिविंग बैक आर एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वाइवल जो इसेंशियल है, और एक्सपेक्टेड क्या है, एथिक्स और गिविंग बैक। ठीक है, पिरामिड लेवल बॉटम टू टॉप जाता है। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि प्रॉफिटेबल हो जाओ, बेस ऑफ पिरामिड एंड बिजनेस मस्ट टेक प्रॉफिट टू सर्वाइव। ठीक है, फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ओबे द रूल्स, लॉ रूल इसको ओबे करो, कंप्लाई विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सर्व्स एज फाउंडेशन फॉर एथिकल ऑपरेशन। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, मतलब कि जो सही है वो काम करो, गो बियॉन्ड द लॉ, डू व्हाट इज मॉरली राइट एंड अवॉइड हार्म। अगर लॉ से आगे बढ़ के भी अगर कुछ मॉरली राइट है तो वो काम करो। ठीक है, लॉ अगर कह रहा है कि सिर्फ 2% ही आपको खर्चा करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 10% खर्चा भी करना चाहिए तो आप खर्चा करो, बियॉन्ड द लॉ भी आप जा सकते हो अगर आप मॉरली राइट करने के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, और फेयर रहो। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे लास्ट में आता है कि एक अच्छा सिटीजन बनो, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करो सोसाइटी के अंदर, चैरिटी करो, कम्युनिटी सर्विस करो, मैंडेटरी नहीं है लेकिन करना चाहिए, डिजायरेबल है। इसके बाद एल्किंगटन ने 1994 में ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी दिया था। इस थ्योरी में कहा कि 3 पिलर है, ये 3 पिलर को देख करके हम लोग ये जज कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी बिजनेस सक्सेसफुल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। पहला है पीपल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय वेलफेयर करने का और कम्युनिटी सपोर्ट लेने का। प्लैनेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्ट को रिड्यूस करने का, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने का। फिर लास्ट में प्रॉफिट, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस वायबिलिटी हो, प्रॉफिट तो कम से कम कमाओ, और ये तीनों का इंटरसेक्शन जब मिलता है तो सस्टेनेबिलिटी हो जाता है। ए बिजनेस इज सस्टेनेबल ओनली इफ इट बैलेंस ऑल 3, इट इंकरेजेस होलिस्टिक ग्रोथ नॉट जस्ट फाइनेंशियल गेन। ठीक है, समझ गए हम लोग, पूरा का पूरा CSR हमारा डन हो गया। एक बार फटाफट हम लोग समराइज कर देते हैं, फिर हमारा ये डन हो जाएगा। ठीक, चलो CSR को हम लोग समराइज करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, नेट वर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, तीनों में से कोई एक भी लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो उस कंपनी को सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, कितना खर्चा करना पड़ेगा,
2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स में जितना भी इनका एवरेज नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% खर्चा करना पड़ेगा। कहाँ पर? इंडिया में ही खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर ये काम नहीं करते हैं तो, अगर सीएसआर को नहीं फॉलो करते हैं तो कंपनी को 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का फाइन फेस करना पड़ेगा, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5 लाख तक का फाइन मिल सकता है या फिर जेल भी मिल सकता है। ठीक है, अब ये तो समझ गया कि सेक्शन 135 के अंदर सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा कंपनी को, अगर उसका कुछ लिमिट पास कर जाता है तो कहाँ कहाँ पर खर्चा करेगा और कहाँ कहाँ पर खर्चा नहीं कर सकता है, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नॉट अलाउड है। तो अलाउड जो है वो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर लिस्ट किया हुआ है कि क्या क्या चीज में आप खर्चा कर सकते हैं। हंगर, माल न्यूट्रिशन, इसको खत्म करने के लिए खर्चा कर सकते हैं। एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, आर्म फोर्सेस, हेरिटेज, इन लोग के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं पीएम केयर्स फंड में। उसके बाद फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज के लिए, डिजास्टर्स हो गया वहां पर, कोई फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम है वहां पर। ये सब हो गया कि कहाँ कहाँ पर अलाउड है सीएसआर का खर्चा करना, कहाँ कहाँ पर अलाउड नहीं है। नॉर्मल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और मान लो कि आप कोचिंग करा रहे हैं, जैसे हम कोचिंग करा रहे हैं और हम फ्री क्लासेस दे दिए, उसी को सीएसआर मान लिए, तो ये अलाउड नहीं है। अगर हम इंडिया के बाहर में किसी को सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी वैलिड नहीं है। इंप्लॉय का बेनिफिट के लिए हम कोई काम कर दिए तो वो सीएसआर के अंदर नहीं आएगा। स्पॉन्सरशिप एंड मार्केटिंग कर दिए तो ये सीएसआर के अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी मेला में हम कुछ डोनेशन दिए और वहां पर अपना पोस्टर लगा दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह का स्पॉन्सरशिप हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो वो अलाउड नहीं होगा। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अगर मान लो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम पैसा दे दिए, डोनेशन कर दिए, तो वो नहीं कहलाता है सीएसआर। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो कि आपका जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है वो 50 लाख से ज्यादा हो गया, यानी कि आपको 50 लाख से ज्यादा आपको सीएसआर के अंदर करना है खर्चा, तो अगर ऐसा है तो उस केस में आपको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है बनाना। ये सीएसआर कमेटी है, ये क्या करता है, ये पॉलिसी बनाता है, एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, प्रोजेक्ट डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है ये भी डिसाइड करता है। जब ये सब कुछ डिसाइड कर देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है, जो भी ये डिसाइड किया है उसको अप्रूव करता है। साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये चेक करते रहता है, ये देखते रहता है कि जो भी प्लान किया गया था वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर उसको रिपोर्ट करता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि सीएसआर कितना हम लोग रिकमेंड किए थे, कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा नहीं हुआ, अगर खर्चा नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या है, सब बताता है। ठीक है, ये जो सीएसआर कमेटी है इसके अंदर नॉर्मली 3 डायरेक्टर या फिर उससे ज्यादा डायरेक्टर रहना चाहिए, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो 2 ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि आपने सीएसआर खर्चा कर रहे थे आप, तो जहां पर आप खर्चा कर रहे थे वहां पर आप दूसरे लोगों को भी बोल रहे थे कि आप लोग भी डोनेट करो, तो बाकी लोग आपको डोनेट कर दिया तो आपके पास सरप्लस हो गया। ये जो सरप्लस हुआ, जिस चीज के लिए आपको डोनेशन मिला था ना, आपको वही चीज के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आप उसका प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी भी साल एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया सीएसआर का, तो आप बाद में शॉर्ट ऑफ भी ले सकते हैं। शॉर्टफॉल, अगर मान लो कि आप खर्चा कर रहे थे और कम खर्चा किया आपने, तो उस केस में आप रीजन बताओगे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद जो भी खर्चा होने वाला था वो प्रोजेक्ट अगर ऑनगोइंग है तो उस पैसा को पहले आप अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे विद इन 60 डेज, और उसको स्पेंड करोगे विद इन 3 ईयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, और अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है और आपका पैसा बच गया है, आपने कम खर्चा किया, तो उस केस में आप ट्रांसफर कर दोगे शेड्यूल 7 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा सीएसआर को। तो यहाँ पर हो गया हमारा सीएसआर कंप्लीट। अब सीएसआर का 2 थ्योरी है, एक थ्योरी दिया गया था कैरोल, एबी कैरोल के द्वारा, और दूसरा थ्योरी दिया गया था एल किंगटन के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम था ट्रिपल बॉटम लाइन। तो कैरोल का सीएसआर पिरामिड देखते हैं। कैरोल के हिसाब से एक कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पिरामिड के हिसाब से ही चलता है, सबसे पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। ठीक है, फिर भगवान के पास। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, यानी कि सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंपनी का कि पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ। ठीक है, सोसाइटी को भी यही जरूरत है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। उसके बाद सेकंड टाइम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। जब आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, यानी कि आप लॉज को, रेगुलेशन को फॉलो करते हो। ये भी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है कि आप ये फॉलो करो। इसके बाद आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपने लॉज को भी पूरा पूरा किया और पैसा भी कमा लिया, तो अब जो है आप जस्टिस और फेयरनेस के ऊपर ही काम करें और दूसरे का हार्म को अवॉइड करें। ये है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करता है आपसे। इसके बाद लास्ट में है फिलैंथ्रोपिक
रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास खूब पैसा आ गया है, कंपनी अच्छा है, तो कंपनी अच्छा सिटीजन बनना चाहिए, कंपनी को फिलैंथ्रोपी करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। ये है डिजायर्ड बाय सोसाइटी, ठीक है। ये है काम, ये किसके द्वारा दिया गया था, एबी कैरोल के द्वारा दिया गया था। एक ट्रिपल बॉटम लाइन आता है। ट्रिपल बॉटम लाइन के हिसाब से एल्किंगटन ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी का बिजनेस सक्सेस कैसे इवेल्युएट करेंगे, 3 पिलर को देख करके ही बिजनेस सक्सेस को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट देख करके ये नहीं बोलेंगे कि ये तो अच्छा कंपनी है, नहीं, 3 चीज देखेंगे। प्रॉफिट तो देखेंगे, साथ में पीपल देखेंगे और प्लान देखेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्यों, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। दूसरा पीपल, यानी कि वो अपने पीपल को और अगल बगल की जो कम्युनिटी है उन पीपल को कितना प्रॉफिट पहुंचा रहा है और कितना हेल्प कर रहा है। और तीसरा प्लानट, वो प्लानट के लिए क्या काम कर रहा है, इन्वायरमेंट के लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है। और अगर ये तीनों काम हम लोग कर लेते हैं तो इन तीनों का इंटरसेक्शन बनता है सस्टेनेबिलिटी। अगर ये तीनों काम हम लोग कर देते हैं तो बिजनेस सस्टेन होकर के आगे तक चलता चलेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर समराइज भी कर दिया पूरा सीएसआर को। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है मेरा दिन बना देता है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।